अब आप ध्यान देना, देखो ये रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं इसी रिएक्शन की कंसेप्ट की आपको 2 रिएक्शंस और बता रहा हूं। 3 रिएक्शंस है ओवरऑल जो एक ही कंसेप्ट की रिएक्शन है, और तीनों ही रिएक्शन में एक अच्छी बात यह है कि एक रिएक्टेंट कॉमन है, फिनॉल। मैं आपको एक रिएक्शन तो ये बता दी, मैं 2 रिएक्शंस आपको और बता रहा हूं जिसमें दोनों ही रिएक्शंस में हमारा एक रिएक्टेंट कॉमन रहेगा, फिनॉल। बस केवल मैं क्लोरोफॉर्म में चेंज करूंगा। इवन ये कंडीशंस भी सेम रहेगी, इवन ये रिएजेंट कंडीशन भी सेम रहेगी, रिएक्शन कंडीशन भी सेम रहेगी। केवल मैं क्लोरोफॉर्म को यहां पर चेंज कर रहा हूं, और क्लोरोफॉर्म की जगह मैं यहां पर ले रहा हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म की जगह मैं यहां पर ले रहा हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप सोचिए, अगर यहां पर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं CCl4, तो देखो जो फिनॉल है वो तो एसिड बेस के थ्रू फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा ही। हालांकि अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लेंगे, यहां पर H की जगह Cl हुआ, तो ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। कोई बात नहीं, इस केस में हम बात कर सकते हैं कि जो फिनॉक्साइड होगा वो डायरेक्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करेगा, और इस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप ध्यान देना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इसमें क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। इट इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक इन हैलाइड्स, कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हैलोजन को रिप्लेस किया। हालांकि एक बात ध्यान देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो, इसके लिए मुझे रिएक्शन में टेंपरेचर प्रेशर मेंटेन करना होगा। आप ध्यान देना, ये यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो, इसके लिए मुझे रिएक्शन में टेंपरेचर प्रेशर मेंटेन करना होगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नॉर्मल कंडीशन में फिजिबल नहीं होगी। और उसका रीजन है, क्या मैं कह सकता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप जैसे याद करें, मैंने क्लोरोफॉर्म में भी आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की अगर बात की जाए तो उसका भी डायपोल मोमेंट कम होता है। डायपोल मोमेंट कम होने की वजह से पोलैरिटी कम होती है, पोलैरिटी कम होने की वजह से रिएजेंट के लिए उसका अट्रैक्शन कम होता है। और जहां तक बात CCl4 की है, तो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए किसी भी रिएजेंट के लिए इसका अट्रैक्शन नहीं है। और ये रीजन है कि रिएजेंट के साथ में इसका इंटरेक्शन हो, ये हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा टेम्परेचर प्रेशर के थ्रू। तो टेम्परेचर प्रेशर में ही ये रिएक्शन फिजिबल होगी। रिएक्शन आसान है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो यहां पर हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अच्छा, आप ध्यान देना, यहां पर मैंने H शो किया है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं H कहां से आया? अरे भाई, ये H तो बेंजीन रिंग पर पहले से ही प्रेजेंट था ना। तो अब देखो, इस H को शो करने का पर्पज है, यहां पर भी अगर हम बात करें तो टॉटोमेरिज्म होगा, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और इस बार ये कहां जाएगा, O- के पास, क्योंकि इस बार C के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस बार C- नहीं है यहां पर। पहले तो यहां पर C- था, तो हमने कहा 2 चॉइस थी H+ के लिए, O- और C-, और हमने कहा बेटर चॉइस C-। लेकिन इस बार 2 चॉइस नहीं है। कार्बन तो अपनी वैलेंसी के साथ में यहां पर कंप्लीट है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए। तो इस बार टॉटोमेरिज्म में H अपनी पोजीशन चेंज करके कहां जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और यहां पर बनेगा ये मॉलिक्यूल। क्या समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, फिर से अगर बात की जाए तो फिर से यहां पर आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिजिबल है, क्योंकि यहां पर फिर से हैलाइड आ चुका है जैसे यहां पर आया था, राइट। तो यहां पर अब इस केस में कह सकते हैं 3 क्लोरीन से, तो 3 KOH। यहां पर अगर बात की जाए तो 3 क्लोरीन से, तो 3 KOH। क्या होगा देखो, -3 KCl, और क्या मैं कह सकता हूं, again more than one OH group on same carbon, it will be unstable, -H2O, और -H2O के साथ में यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन होगा सैलिसिलिक एसिड। यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब जरा ध्यान देना, रिएक्शन में क्या चेंज किया हमने, उससे प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, जरा आप ध्यान देना। हमने यहां पर क्लोरोफॉर्म, जो पहले हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, उस क्लोरोफॉर्म की जगह अब हमने यहां पर क्या लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है। इसका मतलब आप कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो एक H की जगह यहां पर Cl एक्स्ट्रा है, राइट। और देखो, Cl अगर एक्स्ट्रा है, एक Cl यहां पर एक्स्ट्रा है, तो Cl अगर एक्स्ट्रा है तो फिर तो यहां पर एक्स्ट्रा KOH रिएक्ट करेगा, और अगर एक्स्ट्रा KOH रिएक्ट करेगा तो यहां पर एक्स्ट्रा OH आएगा, और अगर एक्स्ट्रा OH आएगा तो जरा देखो,
यहां पर अगर आप H की जगह OH कर दें तो ये हो जाएगा एसिड। वो तो आना ही था क्योंकि क्लोरोफॉर्म में H था और CCl फॉर्म में H की जगह क्या था, Cl था। अब समझना, H की जगह पर अगर यहां पर एक Cl एक्स्ट्रा था तो Cl एक्स्ट्रा होने की वजह से OH एक्स्ट्रा आया, तो आप कह सकते हैं यहां पर H की जगह एक OH एक्स्ट्रा होगा, तो वो तो होना ही है। अगर H की जगह यहां पर OH एक्स्ट्रा हुआ तो एल्डिहाइड की जगह यहां पर क्या होगा, एसिड बनेगा। तो इस केस में तो बना था सैलिसिल एल्डिहाइड, यहां पर बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। आप ध्यान देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन है वो भी रायमेटिमान रिएक्शन है। सुनेगा इस बात को अच्छे से, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इज रायमेटिमान रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो रायमेटिमान रिएक्शन। अगर आप यहां पर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड कर देंगे तब भी ये रायमेटिमान रिएक्शन ही होगी। तो क्वेश्चन है, दोनों रायमेटिमान रिएक्शन है, फिर दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं, क्लोरोफॉर्म के केस में यहां पर CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है एंड CHO ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। तो आप कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म के केस में फिनॉल में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, CHO ग्रुप, एंड CHO ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप। मतलब आप कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म के केस में देयर इज फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का फॉर्माइलेशन हो रहा है। फॉर्माइलेशन समझ रहे ना, फिनॉल में फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर आप देखेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में फॉर्माइल ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस केस में आप कह सकते हैं फिनॉल का क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ। और इसी बेसिस पर आप ध्यान देना, इस प्रोसेस को तो हम लिखते हैं रायमेटिमान फॉर्माइलेशन। इस प्रोसेस को हम लिखते हैं रायमेटिमान फॉर्माइलेशन, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्मेशन में हम इसे लिखते हैं रायमेटिमान कार्बोक्सिलेशन। इट इज कॉल्ड रायमेटिमान कार्बोक्सिलेशन। तो इस तरह से आप फॉर्माइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन इन टर्म्स को यूज करके आप इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिनॉल की रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ में लेते हैं तो दैट विल बी रायमेटिमान फॉर्माइलेशन, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में अगर आप लेते हैं तो दैट विल बी रायमेटिमान कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि इस केस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। राइट, तो डिफरेंशिएशन हो गया दोनों का। हाँ, लेकिन आप ध्यान देना, कई बार क्या होता है, देखो फिर भी अगर आपको रायमेटिमान फॉर्माइलेशन लिख दे तो अंडरस्टूड है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, रायमेटिमान कार्बोक्सिलेशन लिख दे तो अंडरस्टूड है रिएक्शन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन कई बार फिर भी वो केवल रायमेटिमान लिख देता है। अगर रायमेटिमान लिख दे तो आंसर है दोनों ही रिएक्शंस रायमेटिमान है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहा जाए कि नहीं, आपको रायमेटिमान के लिए किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो ध्यान देना, इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन दीज टू रिएक्शंस, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म विल बी प्रेफर्ड। उस केस में फिर आपको क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ में लेंगे तो दैट इज रायमेटिमान फॉर्माइलेशन। फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में लेंगे तो दैट इज रायमेटिमान कार्बोक्सिलेशन। दोनों ही रायमेटिमान है, लेकिन एक में टर्म फॉर्माइलेशन है और एक में टर्म कार्बोक्सिलेशन है। अगर आपको कहा जाए रायमेटिमान तो हम कह सकते हैं दोनों ही रिएक्शंस रायमेटिमान है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नहीं, किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो उस केस में आप ध्यान देना, प्रेफरेंस जो आप देंगे वो क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन को देंगे, मतलब इस रिएक्शन को प्रेफरेंस देते हुए आंसर देंगे। हाँ, लेकिन अगर फॉर्माइलेशन या कार्बोक्सिलेशन मेंशन किया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्माइलेशन में क्लोरोफॉर्म और कार्बोक्सिलेशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे। राइट, चलिए अब मैं बात करता हूं रिएक्शन नंबर 3 की। देखो, फर्स्ट में हमने यहां पर क्लोरोफॉर्म लिया, सेकेंड में हमने यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, और थर्ड में अब मैं यहां पर ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं, केवल इसमें चेंज कर रहा हूं। पहले यहां पर क्लोरोफॉर्म था, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस भी अगर होंगी तो न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसा ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, वैसे यहां पर भी आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। और इस केस में भी क्या होगा, देखो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ में यहां पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। राइट, और इस केस में क्या होगा, देखो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ ये हो जाएगा O नेगेटिव, और एक C डबल बॉन्ड O, ये तो मेंटेन्ड है। अच्छा, मैंने यहां पर H शो किया है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अरे भाई, ये H तो पहले से अवेलेबल था ना बेंजीन रिंग पर, क्यों शो किया है? जरा देखो, यहां पर भी इस मॉलिक्यूल में हम टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे। और ध्यान देना, टॉटोमेरिज्म में अगर बात की जाए तो ये H जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो यहां पर आप कह सकते हैं फिर से इसके पास दो चॉइस हैं। फिर से इसके पास दो चॉइस हैं। कैसे?
ये H पॉजिटिव या तो इस O नेगेटिव पर आ सकता है या फिर ये इस O नेगेटिव पर भी तो आ सकता है। दो O नेगेटिव है, अब ये तो नहीं लग रहा है कि जब दोनों ही O नेगेटिव है तो कहीं भी चला जाए। नो, इस पे भी डिफरेंस होगा, जरा ध्यान देना। देखो, एक तो मैं बात कर रहा हूं ये O नेगेटिव और एक मैं बात कर रहा हूं COO नेगेटिव। क्वेश्चन है क्या लगता है कहां पर ये H पॉजिटिव अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, O नेगेटिव रिंग पर जो प्रेजेंट O नेगेटिव है या फिर COO नेगेटिव पर। आप ध्यान देना, अब जरा देखो, इस O नेगेटिव की अगर बात की जाए तो इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है रिंग के साथ में, मतलब कार्बन के साथ में, जबकि ये O नेगेटिव यहां पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ में। याद करें कौन कितना रूल, क्या मैं कह सकता हूं इस नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन के साथ में रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा, मतलब इसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि इस O नेगेटिव का रेजोनेंस कार्बन के साथ में है तो कार्बन के साथ में रेजोनेंस कंपैरेटिवली वीक होगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं इस नेगेटिव चार्ज का अगर रेजोनेंस वीक है तो फिर तो ये इजीली रिएक्ट करेगा, H प्लस प्रेफरेबली यहां पर आएगा। आ रहा है समझ में? तो इस केस में अगर बात की जाए तो जो H प्लस होगा वो प्रेफरेबली यहां पर आएगा, और अगर H प्लस प्रेफरेबली यहां पर आएगा तो फिर तो इस केस में हमें ये आयन मिलेगा, राइट। आगे तो फिर से वही है एसिडिफिकेशन, और जब आप इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिडिफिकेशन में H प्लस ऐड हो जाएगा, और H प्लस ऐड होने के साथ में यहां पर भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। और ध्यान देना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये जो रिएक्शन है ये भी नेम रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्वेज रिएक्शन। ओवरऑल अगर आप ध्यान दें तो अब मैं इन 3 रिएक्शंस को समराइज कर रहा हूं। फिनॉल की आपके पास 3 रिएक्शंस हैं। देखो, फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ में ले सकते हैं, इसकी जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। रिएक्शन मीडियम की अगर मैं बात करूं तो तीनों ही रिएक्शंस एल्कलाइन मीडियम में फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन है, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम में फिनॉल फिनॉल रहता ही नहीं है, वो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस H प्लस को ऐड करने के लिए आपको प्रोडक्ट का एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन का फॉर्मेट सेम है, केवल मैं एक रिएक्टेंट चेंज करता जा रहा हूं। अब जरा देखो, क्लोरोफॉर्म के केस में अगर बात की जाए तो मेन प्रोडक्ट है सैलिसिलैंडिएट। अगर आप इसकी जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और अगर आप इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। देखो, यूजुअली इसमें क्वेश्चन या तो रिएक्शन की नेम पर बेस्ड आता है या प्रोडक्ट बेस्ड आता है, और उसके लिए तो आप डायरेक्ट माइंड में रखो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, सैलिसिलैंडिएट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सैलिसिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म is Ramet-Eman formylation. Reaction with carbon tetrachloride is Ramet-Eman carboxylation, and reaction with carbon dioxide is Colway's reaction, right? So this is about reaction of phenol with chloroform, carbon tetrachloride and carbon dioxide in alkaline medium followed by acidification. आया समझ में? चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। ये जो 3 रिएक्शंस हैं, क्लोरोफॉर्म के करस्पॉन्डिंग सैलिसिलैंडिएट, कार्बन टेट्राक्लोराइड के करस्पॉन्डिंग सैलिसिलिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड के करस्पॉन्डिंग सैलिसिलिक एसिड। मतलब आप देखो, सैलिसिलिक एसिड हमें 2 केस में मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी सैलिसिलिक एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन रिएक्शन का नेम डिफरेंट होगा। इस केस में रिएक्शन रामेट-ईमान कार्बोक्सिलेशन है, जबकि इस केस में रिएक्शन कॉल्वेज रिएक्शन है। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देना। Phenol is to be reacted with carbon dioxide in alkaline medium followed by acidification. अभी मैंने आपको बताया Colway's reaction। ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई? देखो, दिस इज Colway's reaction जो मैंने आपको बताई, और Colway's reaction में प्रोडक्ट में मिलता है सैलिसिलिक एसिड। मतलब यहां पर कंपाउंड X की अगर बात की जाए तो कंपाउंड X यहां पर हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, right? And now this salicylic acid is to be reacted with acetyl chloride.
आप याद करें, सैलिसिलिक एसिड की 3 रिएक्शंस मैंने आपको बताई है जो हमारे सिलेबस में है मेनली। एक तो याद करो, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी मीथेनॉल के साथ में ऑयल ऑफ इंटरग्रीन। एक हमने डिस्कस की थी फिनॉल के साथ में सेलॉल, दैट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। और एक हमने डिस्कस की थी रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्रेट, एस्पिरिन फॉर्मेशन। आप ध्यान देना, ये एस्पिरिन फॉर्मेशन ही तो है। क्या होगा इस केस में, OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, और यहां पर प्रोडक्ट हमें मिलेगा एस्पिरिन। सो एस्पिरिन विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। ऐसे नहीं रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था सैलिसिलिक एसिड की 3 रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, मैं रिपीट करता हूं। सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन विद methanol in presence of concentrated sulfuric acid we get methyl salicylate having specific smell like oil of wintergreen. Salicylic acid reaction with phenol in concentrated sulfuric acid formation of Celol, that is used as an antiseptic, and reaction of salicylic acid with acetyl chloride or acetic anhydride, acetylation will take place. There will be formation of aspirin that is used as an antipyretic or analgesic, right? तो ये यहाँ पर aspirin formation की reaction, clear? This is about Ramatimon reaction and similar reaction, clear बात ये? और इसी के साथ में आप ध्यान देना, हेलोफॉर्म वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो हेलोजन डेरिवेटिव्स में हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एक कैटेगरी में डिस्कस करा था हेलोफॉर्म की, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ध्यान देना, हेलोजन डेरिवेटिव में एक नाम मैं आपको और बता रहा हूं, एक कैटेगरी में आपको और बता रहा हूं जो वेल नोन कैटेगरी है, आप सभी को आइडिया होगा, फ्रियोन्स। लास्ट आप ध्यान देना, बात करते हैं इसमें फ्रियोन्स की, ध्यान देना। अच्छा, बता सकते हैं फ्रियोन्स क्या होते हैं? शायद आपने पढ़ा हो, क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स, ये हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड फ्रियोन्स। या फिर आप कह सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब फ्रियोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ध्यान देना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड फ्रियोन्स, राइट? अब मैं आपको बताता हूं फ्रियोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप ध्यान देना, इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रियोन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिएक्टेड विद HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड in presence of SbCl5, that is a Lewis acid, in temperature and pressure condition. This reaction involves formation of freon. आप ध्यान देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन आप HF के साथ में ले रहे हैं SbCl5 की प्रेजेंस पे इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो रिएक्शन तो बहुत ही आसान है। रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो HF आयोनाइज होगा और F नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। F नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और इस केस में प्रोडक्ट हमें मिलेगा CFCl3. So this fluorine will replace one chlorine, formation of CFCl3, and this compound is known as freon. ये freon है। आप ध्यान देना, freon मैंने क्या कहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन is called freon। अब आप देखो इस रिएक्शन में अगर बात की जाए तो देखो रिएक्शन तो आसान है, इट इज सिंपली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एक तो हमने इसमें SbCl5 जिसे आप कह सकते हैं लुईस एसिड लिया है। तो क्वेश्चन है लुईस एसिड क्यों लिया है? देखो यहां पर हमने लुईस एसिड लिया है HF के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। आप याद करें ल्यूकास रिएजेंट, जहां पर हमने HCl के साथ में जिंक क्लोराइड मिक्स किया था, मैंने आपको वहां भी बताया था कि जिंक क्लोराइड का जो फंक्शन है वो HCl के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करना है। मैंने आपको पहले बताया भी है, लुईस एसिड की अगर बात की जाए तो उसके दो नेम्स फेमस हैं। एक तो लुईस एसिड को कहा जाता है हेलोजन कैरियर और एक लुईस एसिड को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर। बस आप ऐसा समझ लें कि अगर लुईस एसिड को कोई हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिख जाए तो वो उस हेलोजन को उस कंपाउंड में से कैरी कर लेता है। क्योंकि देखो लुईस एसिड क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर, और हेलोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो होगा क्या, देखो ये लुईस एसिड यहां से हेलोजन को कैरी करना चाहेगा और कैरी करेगा तो स्पोन को ब्रेक करेगा। तो HF के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए हमने यहां पर लुईस एसिड लिया है। ये तो एक जनरल कंसेप्ट आप माइंड में रखें, HX
प्लस लुईस एसिड, HX प्लस लुईस एसिड, एक ही पर्पज है, HX के आयोनाइजेशन को इंप्रूव करना। सेकेंड आप देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो मैंने आपको अभी अभी बताया, जो रामेटिमन कार्बोक्सिलेशन में मैंने आपको बताया। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर कंपाउंड है और इसमें अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हुआ, आपको यहां पर रिएक्टेंट्स के बीच में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए हम यहां पर टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन। आप ध्यान देना, अगर आप इसी रिएक्शन को फिर से रिपीट करते हैं, इसी रिएक्शन को फिर से रिपीट करते हैं तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। फिर से यहां पर F नेगेटिव जो होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और इस केस में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CF2Cl2, दैट इज अगेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज फ्रीऑन। अगर आप फिर रिपीट करेंगे फिर से फ्रीऑन बनेगा। इस तरह से हम रिएक्शन में फ्रीऑन फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब एक बात ध्यान देना, देखो ये भी फ्रीऑन है, ये भी फ्रीऑन है, क्वेश्चन है इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखो भाई फ्रीऑन तो एक कॉमन टर्म होगी, जो हमने कहा भाई ये भी फ्रीऑन है, ये भी फ्रीऑन है, तो क्वेश्चन इनको डिफरेंशिएट कैसे करें। एक तरीका तो ये इनके नेम्स, आईपैक नेम्स, जैसे आप देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं इट इज ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन एंड इट इज डाइफ्लोरोमीथेन। हो गया डिफरेंशिएशन दोनों में। लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका और भी होता है, इनके कोड्स। हर फ्रीऑन का एक कोड होता है। क्वेश्चन है कोड कैसे बनाएंगे, उसका तरीका क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान देना, फ्रीऑन्स की कोडिंग का एक फॉर्मूला सजेस्टेड है। क्या फॉर्मूला सजेस्टेड है आप ध्यान दें। इट इज फ्रीऑन C-1H+1F। जैसे आप देखो, अगर मुझे इस फ्रीऑन का कोड लिखना है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, इट विल बी फ्रीऑन C-1। जितने भी इसमें कार्बन है उसमें से एक कम करके वो नंबर लिखो C-1। अब इसमें एक ही कार्बन है तो 1 - 1 0, 0 नहीं लिखा जाता है। फिर आएगा H+1, देयर विल बी नो हाइड्रोजन इन फ्रीऑन, तो H इज 0, यहां पर कोई H नहीं है, तो 0 + 1 इट विल बी 1। एंड F, जितने भी फ्लोरीन है वो नंबर लिख दो, तो यहां पर कितने फ्लोरीन है, एक ही फ्लोरीन है, तो हो जाएगा 1। सो दिस फ्रीऑन विल बी कॉल्ड फ्रीऑन 11। इसका कोड हो जाएगा फ्रीऑन 11। चलिए इसका कोड लिखते हैं, फ्रीऑन C-1, अगेन इट इज 0 बिकॉज देयर इज ओनली 1 कार्बन, तो 1 - 1 0, 0 नहीं लिखना है। H+1, देयर इज नो हाइड्रोजन, तो इट विल बी 0 + 1 1। एंड F, 2 फ्लोरीन है तो जाएगा 2, तो जाएगा फ्रीऑन 12। ये इसका कोड हो जाएगा। आया समझ में। और बताता हूं, देखो जैसे आपके पास ये फ्रीऑन है तो इसका कोड क्या आएगा, फ्रीऑन C-1। अब यहां पर 2 कार्बन है तो 2 - 1 दैट इज 1। H+1, देयर इज नो हाइड्रोजन, तो इट विल बी 0 + 1 1। एंड F, यहां पर अगर बात की जाए तो 2 फ्लोरीन है तो इट विल बी 2, सो इट विल बी फ्रीऑन 112। आया समझ में फ्रीऑन का कोड कैसे लिखते हैं। तो ये फ्रीऑन की कोडिंग है। अगर आप मार्केट में जैसे कहें कि फ्रीऑन चाहिए तो आपको उसका कोड बताना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं मुझे फ्रीऑन 12 चाहिए तो आपको ये फ्रीऑन मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं मुझे फ्रीऑन 112 चाहिए तो आपको ये फ्रीऑन मिल जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि फ्रीऑन मुझे 11 चाहिए तो फिर आपको ये फ्रीऑन मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रीऑन की कोडिंग की जाती है और फ्रीऑन का फॉर्मेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीऑन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स वेल नोन पॉइंट्स हैं, आप सभी जानते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, फ्रीऑन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। फ्रीऑन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। फ्रीऑन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। और एक आपने ये भी पढ़ा होगा, फ्रीऑन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। होता है ओजोन लेयर में ओजोन का डिप्लीशन का काम करते हैं फ्रीऑन्स। तो एक पॉइंट ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है।
दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है. फ्रियोन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स एंड फ्रियोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. इसी के साथ में हैलोजन डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट फिनिश. जो 12th एनसीईआरटी में मैंने आपको कहा था कि सेकंड वॉल्यूम का जो फर्स्ट यूनिट आपको दी हुई यूनिट नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, उसका एक चार्ट तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बनवा चुका हूं. उसके बाद में हैलोफॉर्म मैंने आपसे कहा था कि ऐसा चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, पर उसकी रिएक्शंस अलग अलग चैप्टर में दी हुई, वो कलेक्ट करके हमने सारी एक साथ लिख ली है. और एक टर्म मैंने डिस्कस की इसमें फ्रियोन्स. तो इसी के साथ में हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट. अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करना रहेगा एल्कोहल एंड ईथर. हालांकि ईथर चैप्टर में ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूं जीओसी 2 में. एल्कोहल हमें डिस्कस करना रहेगा. एल्कोहल का भी मेजॉरिटी पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. कुछ रिएक्शंस डिस्कस करना बाकी है जो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड. और इसका भी पहले मैं चार्ट आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं, एक शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करवा रहा हूं. और इसमें एक तो वो रिएक्शंस जो पार्ट 2 में ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और एक जो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं वो मैं डिस्कस करना है. आप ध्यान देना. एल्कोहल प्रिपरेशन मेथड की अगर बात की जाए तो फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर. आप याद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर. आप याद करें एल्केन की कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मैंने आपको कहा था एनसीईआरटी से नोट करना है, वो ये रिएक्शन है. और मैं होप करता हूं कि आप ये रिएक्शन नोट कर चुके होंगे. नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन. ये 3 रिएक्शंस हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं. रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4. याद करें एसिडिक हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन कंप्लीट. नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम हेलाइड. ये भी हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं. रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एक्वस KOH. याद करें वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन, और एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH का कंपैरिजन हमने डिस्कस किया था. एक्वस KOH में रिएक्शन SN2 और एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन E2 होती है. कंप्लीट. फ्रॉम RMGX ग्रेगनार्ड्स रिएक्शन की सारी रिएक्शन में एक साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो ये पार्ट भी कंप्लीट है. फ्रॉम ईथर रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 इन टेंपरेचर एंड प्रेशर. ईथर की रिएक्शंस भी मैं सारी एक साथ डिस्कस कर चुका हूं, कंप्लीट. उसके बाद में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड रिडक्शन ऑफ RCOZ, दैट इज एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स. ये रिएक्शन हमें डिस्कस करना है, ये रिएक्शन डिस्कस करना बाकी है. नेक्स्ट है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. ये रिएक्शन भी हमें डिस्कस करना है. तो आप देखो प्रिपरेशन मेथड में तो हमें 2 रिएक्शंस डिस्कस करना है, ये दोनों. बाकी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. और प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो आप देखो सपोज दिस एल्कोहल इज इथेनॉल. फॉर एग्जांपल दिस एल्कोहल इज इथेनॉल. रिएक्शन विद सोडियम. याद करें हमने डिस्कस किया है सोडियम के साथ में अगर आप ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन करें जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इट विल बी एसिड बेस्ड रिएक्शन. H2 गैस इज रिलीज्ड. चला देखो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो RMGX के साथ में इसकी रिएक्शन एसिड बेस होगी. P plus HI. याद करो रिडक्शन यूजिंग P plus HI प्रोडक्ट इज ऑलवेज एल्केन. कंप्लीट. कंसंट्रेटेड H2SO4 की मैंने आपको 2 टेंपरेचर बेस्ड रिएक्शंस बताई थी. 170 पर इथीन फॉर्मेशन होगा और 140 पर ईथर. याद करें विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस. और इसी के साथ में एल्यूमिना भी मैंने आपको बताया था, दैट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. 250 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर ईथर फॉर्मेशन होगा और 350 पर एल्कीन फॉर्मेशन होगा. रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX. याद करें अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिस्कस की थी, जिसमें ये रिएक्शन हमने डिस्कस की थी. याद करो ल्यूकास रिएक्शन का केस डिस्कस किया था. इसमें PCl5 बाय प्रोडक्ट फिक्स होता है POCl3. SOCl2 पायरिडीन बाय प्रोडक्ट फिक्स्ड होता है SO2. ये तो नेम रिएक्शन भी है डार्जन्स रिएक्शन. PX3 बाय प्रोडक्ट फिक्स्ड है H3PO3. और याद करें इन तीनों ही रिएक्शन में एक सिमिलरिटी होती है, मैकेनिज्म तीनों का सेम है. SN2 डिस्कस हो चुका है. रिएक्शन विद एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. याद करो एस्टेरिफिकेशन, ये पार्ट 2 में डिस्कस हो चुका है. एस्टेरिफिकेशन SNA रिएक्शन का एग्जांपल है. ऑक्सीडेशन हमें डिस्कस करना है, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें डिस्कस करना है. एंड मेथड्स टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स. इसमें 2 मेथड्स हमारे पास हैं, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट एंड विक्टरमैयर टेस्ट. याद करो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में डिस्कस कर चुका हूं, विक्टरमैयर टेस्ट ये हमें डिस्कस करना है. तो ये इस चैप्टर का स्टेटस है. प्रॉपर्टीज में केवल ये 2 रिएक्शंस हमें डिस्कस करना है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ओनली ये 2 रिएक्शंस डिस्कस करना है. बाकी पूरा चैप्टर हम पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं. क्लियर बात ये. तो ये इस चैप्टर का स्टेटस. जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसमें.
तो प्रिपरेशन मेथड में स्टार्ट करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इसमें ये सारे प्रिपरेशन मेथड ऑलरेडी हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो 2 रिएक्शंस हमें प्रिपरेशन मेथड में डिस्कस करना है वो है रिएक्शन नंबर 6 एंड 7। तो पहले इसमें स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 6, दैट इज बाय रिडक्शन। और आप ध्यान देना, देखो इसमें हम बात कर रहे हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से हम अल्कोहल फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। आप ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड रिडक्शन में हमारे पास 2 केसेस हैं। मैं दोनों ही पैरेलल में डिस्कस कर रहा हूं ताकि डिफरेंस आपको माइंड में रहे क्वेश्चन करते टाइम। आप ध्यान देना, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करने की अगर बात की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल एंड कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड इनटू एल्केन। डिपेंड करता है आपने रिएजेंट क्या यूज किया है। ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड को आप अल्कोहल में भी रिड्यूस कर सकते हैं और एल्केन में भी रिड्यूस कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज किया है। अब आप ध्यान देना, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड को अगर आप एल्केन में रिड्यूस करना चाहते हैं तो याद करें, ये तो हमने एल्केन चैप्टर में कंप्लीट किया है। कार्बोनाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप इफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग P plus HI। याद करो, P plus HI will reduce the compound to give alkane. Always product is alkane। याद आ रहा है, डिस्कस किया हमने ये। नेक्स्ट इज ZnHg plus HCl। याद करो हमने नेम रिएक्शन डिस्कस की थी, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजीन फॉलोड बाय हीटिंग इन अल्कलाइन मीडियम। ये भी नेम रिएक्शन है, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। एंड इन ऑल दीज 3 रिडक्शन प्रोसेसेस CO group is reduced into CH2, so that is carbonyl compound is reduced into alkane। ये तो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिव रिएक्शन आपके माइंड में होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड को आप अल्कोहल में भी रिड्यूस कर सकते हैं और एल्केन में भी। अब एल्केन के लिए तो ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमें कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो उसके लिए फिर हमें रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करने होंगे, क्योंकि इन कंडीशन में तो एल्केन फॉर्मेशन होगा। अब अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप ध्यान देना, उसके लिए आपको कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करना होगा बाय यूजिंग मेटल प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम प्लस इथेनॉल। आप ध्यान देना, इफ आइदर ऑफ दीज 4 रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप देखो, ये जो 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मेटल प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम प्लस इथेनॉल। देखो इन रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड मैं कुछ जनरल पॉइंट्स आपको बताता हूं, आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे। पहला पॉइंट, आप ध्यान देना, दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स आर जनरली यूज्ड टू रिड्यूस दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड। आप ध्यान दीजिएगा, इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम जनरली उन कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब एक पॉइंट मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए हम इन रिएजेंट्स का यूज करते हैं। जैसे आप सोचिए, कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये उन कंपाउंड्स को जनरली रिड्यूस करते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड होते हैं। जैसे आप देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और इन दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड हुए, एक H कार्बन पर और एक HO पर, तो बना अल्कोहल। और अब आप ध्यान देना, क्योंकि अल्कोहल में फर्दर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो फर्दर देयर इज नो रिडक्शन। तो इसका मतलब जो मैं जनरल पॉइंट आपसे कह रहा हूं ये आपको माइंड में रखना है, दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स आर जनरली यूज्ड टू रिड्यूस दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड। अब एक बात ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब मैं कुछ जनरल केसेस आपको बताता हूं। देखो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक A डबल बॉन्ड A एंड मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक A डबल बॉन्ड B। और अब आप ध्यान देना, देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स उन कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन अब मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूं और इसमें और स्पेसिफिक बात करें तो 2 कैटेगरीज में, एक तो हमारे पास है व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक A डबल बॉन्ड A
and when multiple bond is present between different electronegative atoms like A double bond B, तो क्वेश्चन है फिर किस कैटेगरी के कंपाउंड को ये रिड्यूस कर पाएंगे? तो आप ध्यान देना, देखो जहां तक बात मेटल प्लस H2 की है, जहां तक बात मेटल प्लस H2 की है, तो इट विल रिड्यूस बोथ द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, ये दोनों ही कैटेगरीज को रिड्यूस करेंगे। क्योंकि आप याद करें, देखो वैसे तो आप याद करें A डबल बॉन्ड A ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफाइल्स इनिशिएट करते हैं, एंड A डबल बॉन्ड B ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन को प्रेफरेबली न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करते हैं। याद आ रहा है, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दे शो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दे शो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ऐसा हमने डिस्कस किया है ना पार्ट 2 में, आप ध्यान देना। अब मैंने कहा मेटल प्लस H2 तो दोनों ही कैटेगरी के कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आप याद करें मेटल प्लस H2 की अगर बात की जाए तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। आप याद करें एल्कीन्स और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन हमने डिस्कस किया मेटल की प्रेजेंस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड होता है। मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड होता है, जैसे ही कंपाउंड ओवर द मेटल पास होता है वो टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होता है, और दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऐड होते जाते हैं। और इसी रीजन से हमने डिस्कस किया था कि उस केस में कोई एज सच इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखो वहां पर कोई इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है, कोई कार्बोकेटायन नहीं, कोई अनायन नहीं, तो ऐसे केस में हम बात करते हैं कि चाहे मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, चाहे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड दोनों ही कैटेगरी के कंपाउंड्स को मेटल प्लस H2 दोनों ही कैटेगरी के कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ध्यान देना, अगर बात की जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो इनमें रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेटल प्लस H2 में तो मैंने आपसे क्या कहा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों एटम्स पर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऐड होंगे। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऐसा नहीं है। देखो इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर बात की जाए तो ये किस कैटेगरी के कंपाउंड को रिड्यूस कर पाएंगे, इसके लिए आप ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड and sodium borohydride generally these reagents will reduce those compounds which have multiple bond between different electronegative atoms। अगर multiple bond same electronegative atoms के बीच में present है तो ऐसे केस में ये reagents हम generally use नहीं करते हैं। ध्यान देना, multiple bond अगर same electronegative atoms के बीच में present है तो ऐसे compounds के reduction में हम lithium aluminum hydride या सोडियम बोरोहाइड्रेट का जनरली यूज नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं इसमें भी, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। लेकिन अगर एक जनरल बात की जाए तो ऐसे कंपाउंड्स के रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड फेल्स। अब आप ध्यान देना, ये जनरली ऐसे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो। और ये रिडक्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो इन सभी रिएजेंट्स में नेट प्रोसेस तो सेम है। नेट प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अब आप ध्यान देना, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस कंपाउंड का रिडक्शन होगा, ध्यान देना, जब इस कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो इस कंपाउंड के रिडक्शन में प्रोडक्ट बनेगा AH BH, क्योंकि होना तो यही है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों एटम्स पर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जैसे यहां पर हम पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों एटम्स पर हाइड्रोजन ऐड होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इन सभी रिएजेंट्स का नेट फंक्शन सेम है, ब्रेकेज ऑफ पाई बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। वे अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया मेटल प्लस H2 में वे क्या होगा, दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऐड होंगे। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में ऐसा नहीं है। अब इस केस में कैसे रिडक्शन होगा, ध्यान देना, जैसे आप देखो इस केस में मान लो मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया, मान लेते हैं मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया, तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर बात की जाए तो इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। क्या मैं कह सकता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, नेम से ही समझ में आना चाहिए, दे विल प्रोवाइड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। अब आप सोचिए, when multiple bond is present between different electronegative atoms, we can say suppose, मान लेते हैं ऐसा, सपोज B is more electronegative than A, मान लेते हैं B की EN ज्यादा है तो B पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और A पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। और अब आप ध्यान देना, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल प्रोवाइड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव,
तो फिर तो आप देखो ये जो H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा वो H नेगेटिव इस A पॉजिटिव पर ऐड होगा, ये बात तो ठीक है। ये H नेगेटिव इस A पॉजिटिव पर ऐड होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन आप देखो जैसे ये H नेगेटिव A पॉजिटिव पर ऐड होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर B पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और B पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या B नेगेटिव पर भी H नेगेटिव ऐड होगा क्या? नो, नेगेटिव पर नेगेटिव कैसे ऐड होगा? इस B नेगेटिव पर तो अगर H ऐड होगा तो वो H तो प्लस के फॉर्म में होना चाहिए। आप सोचिए इस B नेगेटिव पर जो H ऐड होगा वो तो प्लस के फॉर्म में होना चाहिए ना, और वो H प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन है फिर ये H प्लस आएगा कहां से? आप ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के थ्रू अगर हम कंपाउंड को रिड्यूस कर रहे हैं तो वास्तव में इसमें जो रिडक्शन का फंक्शन होता है वो आप ध्यान देना दो रिएजेंट्स का फंक्शन होता है। कैसे? यहां पर जो H ऐड होगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर जो H ऐड होगा वो तो आएगा इस H माइनस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, जो भी आपने यूज किया। लेकिन इस B नेगेटिव पर जो H आएगा वो किसी ऐसे सोर्स से आएगा विच इज सोर्स ऑफ H पॉजिटिव। ध्यान देना, इस केस में हम एक्चुअल में बात करते हैं इट इज फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। इट इज फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि अगर आप इसमें ये कंडीशन ले रहे हैं कि कॉम्बिनेशन में सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें H2 आपने लिया है, तो होगा क्या? ये B नेगेटिव वाटर के साथ में एसिड बेस करेगा और ये B नेगेटिव वाटर के साथ में एसिड बेस करके यहां से H प्लस लेकर के प्रोडक्ट बनाएगा। तो वास्तव में आप ध्यान देना, अगर मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है लाइक A डबल बॉन्ड B, और अगर हमने ऐसा मान लिया है कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो B पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और A पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे में ये बात तो क्लियर है कि A पर जो H आएगा वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन B पर जो H आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उस पॉजिटिव का सोर्स क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन में यहां पर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन विद वाटर, या कह सकते हैं रिएक्शन विद दैट रिएजेंट व्हिच कैन प्रोवाइड H इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो वास्तव में आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो रिडक्शन का फंक्शन है वो अकेले इसका नहीं है, क्योंकि ये तो H माइनस के फॉर्म में प्रोवाइड कर पाएगा, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम पर H आएगा वो पॉजिटिव के फॉर्म में आना चाहिए। उस पॉजिटिव का सेकंड सोर्स हमें काम में लेना होगा, फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर। आया समझ में? अब देखो, मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड विल रिड्यूस दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जनरली दे विल फेल इन दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये रिडक्शन करेंगे तो H किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे? H माइनस के फॉर्म में। और क्या मैं कह सकता हूं H माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है, और क्या न्यूक्लियोफाइल, क्या H माइनस न्यूक्लियोफाइल ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट हो? नो। याद करें, अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शंस को न्यूक्लियोफाइल नहीं इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करते हैं, इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स में ये फेल हो जाएगा। लेकिन हाँ, A डबल बॉन्ड B की अगर बात की जाए, जब मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है। ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड will provide H in the form of H negative that will act as a nucleophile to initiate reaction of such type of compound। तो कंसेप्चुअल बात है, तो ध्यान देना, अगर मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है तो क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शंस को न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करते हैं प्रेफरेबली, तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाएंगे, लेकिन उनको नहीं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो। आया समझ में? हाँ, मेटल प्लस H2 की अगर बात करें तो ये तो दोनों ही कैटेगरी के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देंगे। क्लियर बात ये? तो देखो, A डबल बॉन्ड A में इट विल फेल, हाँ, A डबल बॉन्ड B में इट विल रिड्यूस द कंपाउंड, राइट? अब आप ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए एक जनरल स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं कि दे विल रिड्यूस दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी कुछ डिफरेंस है। देखो, अगर हम बात करें कि चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐसे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, तो क्वेश्चन है क्या ऐसे सारे कंपाउंड को रिड्यूस कर पाएंगे? तो यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जहां तक बात है तो इट विल रिड्यूस ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस तो ऐसे ही कंपाउंड्स को करेगा
जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, लेकिन उनमें भी सभी को नहीं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात की जाए तो इट इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए मैंने आपसे कहा, देखो ये भी अगर रिड्यूस करेगा तो H प्रोवाइड करेगा H- के फॉर्म में, और H- का मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, लेकिन उनमें भी सभी को नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ही रिड्यूस कर पाता है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और उसका रीजन क्या है? देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H सेपरेट होगा एल्यूमिनियम से, और सोडियम बोरोहाइड्राइड में H सेपरेट होगा बोरोन से। क्या मैं कह सकता हूं एल्यूमिनियम और बोरोन में बोरोन का साइज स्मॉल है, जबकि एल्यूमिनियम बिगर साइज है, तो ऐसे में बिगर साइज होने की वजह से H का सेपरेशन आसान होता है, जबकि बोरोन का साइज छोटा होने की वजह से H के साथ में उसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो H का सेपरेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम बात करते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इस कैटेगरी के सभी कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड इसी कैटेगरी के कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, लेकिन उसमें सभी को नहीं, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स को। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड सभी को रिड्यूस क्यों नहीं कर पाएगा, उसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अब ये किनको रिड्यूस कर पाएगा किनको नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर है। देखो एक बात समझ लेना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही आगे फिर चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में थोड़ा सा आपको रिएक्शंस याद रखनी होगी, रिएजेंट्स के फंक्शन आपको याद रखने होंगे, ये थोड़ा सा क्या प्रैक्टिकल बेसिस पर भी है, ठीक है। आप ध्यान देना, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपसे कहा भाई ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, अब वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसे रिड्यूस कर पाएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन में भी हम बात करेंगे कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे होते हैं जो लिमिटेड कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, सभी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। अब किनको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे किनको नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर है जो आपको रिएक्शंस याद रखनी होंगी। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में मैं कंसेप्चुअली आपको थोड़ा हेल्प करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ केसेस प्रैक्टिकल बेसिस पर होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो ध्यान देना, सोडियम बोरोहाइड्राइड की अगर बात की जाए तो ये उन कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन वीक होने की वजह से उनमें सभी को नहीं, कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स को। अब ये किनको रिड्यूस कर पाएगा, ये आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर याद रखना होगा, और इसके लिए एक टेबल मैं बताऊंगा आपको भी, उस टेबल से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। हाँ लेकिन याद रखना है क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो जो कंसेप्चुअल बात है वो मैंने आपको बताई, मेटल प्लस H2, इसमें सच इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के अटैक जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन साइमल्टेनियसली होता है जो मेटल सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है। तो इसीलिए हमने बात कहा कि ये दोनों कैटेगरी के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि ये H प्रोवाइड करते हैं H- के फॉर्म में, और क्योंकि H- एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाएंगे जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। और वो कौन से कंपाउंड्स होंगे? दोस हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। बट ऐसे कंपाउंड पर ये फेल होंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट हो, राइट। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक होने की वजह से इस कैटेगरी में भी कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स को ही रिड्यूस कर पाएगा, किन्हें रिड्यूस कर पाएगा वो आपको याद रखना होगा। उसके लिए एक टेबल मैं आपको अभी बनवाऊंगा, वो टेबल आप आसानी से आपको याद हो जाएगी, बहुत आसान है। उसके बाद में नंबर आता है सोडियम प्लस इथेनॉल का। ध्यान देना, देखो सोडियम प्लस इथेनॉल की जहां तक बात है, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सोडियम प्लस इथेनॉल के लिए आपको अलग से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये किन कंपाउंड को रिड्यूस कर पाएगा किन्हें नहीं, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का केस माइंड में रखो, आप तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का केस माइंड में रखो। बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कर पाएगा वही सोडियम प्लस इथेनॉल भी कर पाएगा। तो सोडियम प्लस इथेनॉल के लिए आपको कुछ भी स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए कंडीशंस केसेस माइंड में रखो, बस वो ही केसेस आपको सोडियम प्लस इथेनॉल के लिए भी अप्लाई करने। क्लियर बात ये? देखो ये तो बात होगी कुछ कंसेप्चुअल बात। अब मैंने आपसे कहा कि आपको ये बात याद रखनी होगी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड किन कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाएगा, किन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए एक टेबल मैं आपको बनवा रहा हूं, वो टेबल आपको याद रखनी है। उस टेबल को आप बहुत आसानी से याद रख पाएंगे और उसी से वो क्वेश्चंस बनेंगे, और वैसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए। तो बात करते हैं उस टेबल की।
ये टेबल आपको माइंड में रखनी है, आप ध्यान देना। इसमें कुछ कंपाउंड्स लिए मैंने, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनाइल कंपाउंड, मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, its 4 acid derivatives, that is acetaldehyde, ester, anhydride, amide, और लास्ट 2 कंपाउंड्स में हमने लिया है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। देखो ये सारे कंपाउंड्स अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब मैंने आपसे कहा कि मेटल प्लस H2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस इथेनॉल एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये ऐसे कंपाउंड्स को जनरली रिड्यूस करते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और उसमें आप ध्यान देना, देखो जहां तक बात मेटल प्लस H2 की है तो मैंने आपसे क्या कहा, मेटल प्लस H2 विल रिड्यूस बोथ द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, चाहे मल्टीपल बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट हो या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, दोनों ही कैटेगरी के कंपाउंड्स को मेटल प्लस H2 तो रिड्यूस कर पाएगा। तो इसका मतलब देखो इसमें तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इनमें से जो भी कंपाउंड हो मेटल प्लस H2 विल रिड्यूस ऑल द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स, इन सभी को ये रिड्यूस कर पाएगा, राइट। अब बात आती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल बात है, कुछ ऐसा याद रखने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये H प्रोवाइड करेगा H माइनस के फॉर्म में, और H माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा जिनमें मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स ही तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं ना। आप सोचिए C डबल बॉन्ड C एल्कीन एंड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन, याद करो एल्कीन्स और एल्काइंस में हमने डिस्कस किया है कि दे हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, देयर रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। तो क्या ऐसे में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव इनकी रिएक्शन को इनिशिएट कर पाएगा? नो। तो इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन विल फेल, इनमें देयर विल बी नो रिएक्शन। हाँ, लेकिन बाकी सब में मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, बाकी सभी कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा। तो rest of the compounds can be reduced by using lithium aluminum hydride, बाकी सभी को ये रिड्यूस करेगा, क्लियर। और अब अगर आती बात सोडियम बोरोहाइड्राइड की, तो देखो ये भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सिमिलर H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के थ्रू इनिशिएट होगी रिएक्शन, मतलब ये भी एल्कीन एल्काइन में तो पक्का फेल है, एल्कीन एल्काइन में तो ये फेल होगा ही। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में, तो ये जिन कंपाउंड्स पे मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच प्रेजेंट है उनमें भी लिमिटेड कंपाउंड्स को ही रिड्यूस कर पाता है। अब ये किन्हें रिड्यूस कर सकता है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेसिस पर है जो आपको याद रखना है। देखो इन कंपाउंड्स में अगर बात की जाए तो इट विल रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एक तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है और एक ये रिड्यूस करता है एसिड हैलाइड्स को। ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है और एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करता है, बाकी सब में इट विल फेल। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इट विल रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड एसिड हैलाइड्स, बस ये दो कंपाउंड्स आपको माइंड में रखने हैं जिन्हें सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर पाएगा, बाकी सब में इट विल फेल। तो आप देखो इस टेबल को याद रखना बहुत आसान है। मेटल प्लस H2 सभी कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिनमें भी मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट है सभी को रिड्यूस करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड में केवल आप दो कंपाउंड्स माइंड में रखेंगे, इनमें से एसिटाइड और कार्बोनाइल कंपाउंड जिन्हें रिड्यूस कर पाएगा, बाकी सब में इट विल फेल। तो ये टेबल आपको माइंड में रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब इनके प्रोडक्ट्स देखो, प्रोडक्ट तो मैंने आपसे क्या कहा, इनमें से आप कोई भी रिएजेंट यूज करें, अगर वो कंपाउंड को रिड्यूस करेगा तो नेट प्रोसेस क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 2 टाइम्स रिएक्शन होगी, इसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। कार्बोनाइल कंपाउंड में जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन ऐड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। और अब आप ध्यान देना, अब मैं नेक्स्ट 5 कंपाउंड्स को एक साथ ले रहा हूं, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके 4 डेरिवेटिव्स, एसिटाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड और अमाइड। ध्यान देना, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के लिए एक जनरल स्टेटमेंट हम देते हैं
कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो रिडक्शन पर एल्कोहल फॉर्म करते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट हम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के लिए देते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का एक एक्सेप्शन है अमाइड। ध्यान देना, ये जो 5 कंपाउंड्स हैं, इन 5 कंपाउंड्स में रिडक्शन के लिए एक एक्सेप्शनल कंपाउंड है इसमें अमाइड। मैंने आपसे क्या कहा, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो आगे आपको मैकेनिज्म से भी क्लियर करूंगा कि एसिड एसिड डेरिवेटिव्स पर एल्कोहल कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और ऐसा होता भी है एक्सेप्ट वन कंपाउंड दैट इज अमाइड। आप ध्यान देना, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे एल्कोहल बनेगा, इस केस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल। अगर आप एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेंगे यहां भी अल्कोहल बनेगा। अगर आप एस्टर को रिड्यूस करेंगे यहां भी अल्कोहल बनेगा। और इसमें तो आप ध्यान देना, 2 अल्कोहल बनेंगे, आरसीओ पार्ट से भी अल्कोहल मिलेगा और ओआर पार्ट से भी अल्कोहल मिलेगा। तो इस केस में भी आपको मिलेगा अल्कोहल, आरसीओ पार्ट से भी और ओआर पार्ट से भी, दोनों पार्ट से अल्कोहल मिलेगा। अगर आप एनहाइड्रेट को रिड्यूस करेंगे तो इसमें भी अल्कोहल मिलेगा और इसमें भी दोनों पार्ट से अल्कोहल मिलेगा, इस आरसीओ पार्ट से भी और इस आरसीओ पार्ट से भी, दोनों ही आरसीओ पार्ट से अल्कोहल मिलेगा। ऐसा करते हैं, इसको आर डैश कर देते हैं। तो इस केस में भी यू विल गेट RCH2OH और दूसरी साइड अगर R डैश है तो मिलेगा R डैश CH2OH। इसमें भी अल्कोहल बना। मैंने आपसे क्या कहा, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल, बन रहा है अल्कोहल एक्सेप्ट वन कंपाउंड दैट इज अमाइड। ध्यान देना, अमाइड इसका एक्सेप्शनल केस है। अब जैसे इन सब एसिड डेरिवेटिव्स के रिडक्शन पर अल्कोहल बना, वैसे ही अमाइड भी एक एसिड डेरिवेटिव है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब बाकी एसिड डेरिवेटिव रिडक्शन पर अल्कोहल बना रहे हैं तो इसमें भी अल्कोहल बनना चाहिए, लेकिन अमाइड इसका एक्सेप्शनल केस है। आप ध्यान देना, अमाइड के केस में अगर बात की जाए तो ये रिडक्शन के लिए एक्सेप्शनल केस है एसिड डेरिवेटिव्स में। इस केस में रिडक्शन में हमें अल्कोहल नहीं, इस केस में रिडक्शन में हमें मिलता है अमाइन। ध्यान देना, अमाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो इस केस में हमें रिडक्शन में अल्कोहल नहीं मिलता है, अमाइन मिलता है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप याद रखिएगा कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल, जैसा कि यहां पर बन भी रहे हैं, एक्सेप्ट वन कंपाउंड दैट इज अमाइड। अमाइड ऑन रिडक्शन डज नॉट गिव एल्कोहल, इट प्रोड्यूसेस अमाइन। इसके रिडक्शन पर हमें अमाइन मिलता है। और ये एक बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है जो आपको अपने मॉड्यूल में भी मिल जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा बहुत आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन रिडक्शन बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डज नॉट प्रोड्यूस एल्कोहल? फर्स्ट, एसिटाइल क्लोराइड, सेकंड, इथाइल एसीटेट, थर्ड, एसिटिक एनहाइड्राइड, फोर्थ, एसिटामाइड। तो देखो, एसिटाइल क्लोराइड ये तो अल्कोहल बनाएगा, इथाइल एसीटेट एस्टर ये भी अल्कोहल बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी अल्कोहल बनाएगा, एसिटामाइड नो, क्योंकि इसके रिडक्शन से हमें अल्कोहल नहीं अमाइन मिला है, राइट। तो ये आप याद रखिएगा कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में रिडक्शन में एक एक्सेप्शनल केस है अमाइड। जनरली स्टेटमेंट ये होता है कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल एक्सेप्ट वन कंपाउंड दैट इज अमाइड। अमाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अमाइन, ये आपको याद रखना है। हाँ, एसिड एसिड डेरिवेटिव्स पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अल्कोहल बनता है, वो मैं आगे आपको मैकेनिज्म से क्लियर कर दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल बनना चाहिए, लेकिन अमाइड का बनना, अमाइड से अमाइन का बनना, ये इसका एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साइनाइड। देखो, साइनाइड को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो इसमें पाइबोन ब्रेक होकर आपको अमाइन मिल जाएगा। तो साइनाइड ऑन रिडक्शन विल गिव अमाइन। और जब आप आइसोसाइनेट को रिड्यूस करोगे तो इसमें भी अमाइन बनेगा, इट विल आल्सो प्रोड्यूस अमाइन। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान देना, साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स 1 डिग्री अमाइन, साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव्स 1 डिग्री अमाइन, बट आइसोसाइनेट RNC ऑन रिडक्शन विल गिव 2 डिग्री अमाइन। जरा देखो, इस केस में 2 डिग्री अमाइन बना है। और क्या मैं कह सकता हूं, इस 2 डिग्री अमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड होंगे और इन 2 अल्काइल ग्रुप में एक अल्काइल ग्रुप तो फिक्स है, मिथाइल, क्योंकि एक साइड तो इसमें एक ही कार्बन है ना भाई। आइसोसाइनेट में ये R ग्रुप तो वेरिएबल है, लेकिन ये कार्बन, ये C तो फिक्स है। तो ये वाला पार्ट जब रिड्यूस होगा तो उसमें तो मिथाइल ही आएगा। हाँ, ये R पार्ट इसमें वेरिएबल होगा, जो आइसोसाइनेट में R पार्ट प्रेजेंट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपको R पार्ट मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है।
साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अमाइन NH2, जबकि आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन बनेगा NH। तो आप देखो ये रिडक्शन की केसेस है जो मैंने आपको बताया। और अब आप ध्यान देना, इसमें मैंने आपको बताया सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 कैटेगरी के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाएगा, 2 कंपाउंड्स को रिड्यूस कर पाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड हैलाइड। बाकी सब में इट विल फेल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जहां आपको मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में प्रेजेंट मिले उन सबको रिड्यूस करेगा। और मेटल प्लस H2 तो जो भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड इसके सामने आएगा रिड्यूस होकर ही जाएगा, क्योंकि ये तो सभी को रिड्यूस करेगा, राइट। और प्रोडक्ट वो यहां पर। अब देखो मेटल प्लस H2 कंपाउंड्स को कैसे रिड्यूस करते हैं ये तो मैं आपको बता चुका हूं। मेटल सरफेस पर हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जैसे ही ओवर द मेटल पास होता है ये टुवर्ड्स मेटल अट्रैक्ट होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों डबल बॉन्डेड एटम्स पर हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली ऐड हो जाते हैं। डिस्कस कर चुके हैं। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, इससे कंपाउंड कैसे रिड्यूस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसका हिंट मैंने आपको दिया कि ये कैसे कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं, लेकिन थोड़ा और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको। और साथ में यहां पर ये भी बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव अल्कोहल, क्योंकि ये तो एक जनरल मैंने आपसे कहा ना कि एसिड एसिड डेरिवेटिव्स के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। अमाइड इसका एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। उसके रिडक्शन से भी अल्कोहल एक्सपेक्टेड है, बट अल्कोहल ना मिलकर के क्या मिलता है, अमाइन मिलता है, ठीक है। बाकी साइनाइड के रिडक्शन में 1 डिग्री अमाइन वो तो एक्सपेक्टेड है ही, और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन में 2 डिग्री अमाइन वो भी एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड कंपाउंड को कैसे रिड्यूस करते हैं। और एक पॉइंट मुझे आपको बताना है कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स के रिडक्शन पर अल्कोहल बनता है, हमने ऐसा क्यों कहा, आप ध्यान देना। देखो इससे मैं आपको क्लियर करता हूं। हमने यहां पर कंपाउंड लिया है एस्टर और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे रिड्यूस करेगा, तो मैंने आपसे कहा एस्टर इज एसिड डेरिवेटिव और इसके दोनों पार्ट से हमें अल्कोहल मिलेगा। कैसे बनेगा जरा आप ध्यान देना। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर बात की जाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं, इट विल प्रोवाइड H इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। और जरा ध्यान देना, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स शो SNA रिएक्शन होता है। एसिड एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस क्या होती है, SNA। तो अब आप ध्यान देना, देखो ये यहां पर H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। और क्योंकि हम बात करें कि यहां पर रिएक्शन का जो कंसेप्ट है दैट इज SNA रिएक्शन, तो इस SNA रिएक्शन में क्या होगा, अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। और ध्यान देना ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो H नेगेटिव यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो ये तो बन जाएगा RCOH एल्डिहाइड, और यहां से OR ग्रुप लीव करेगा R-O-, राइट। अब जरा देखो एस्टर के रिडक्शन में, एस्टर की जब रिएक्शन हुई तो पहले हमें मिला एल्डिहाइड। क्या मैं कह सकता हूं एल्डिहाइड इज आल्सो हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे फिर से रिएक्ट करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पर इससे फिर से रिएक्ट करेगा। और इस बार आप देखो क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस बार कंपाउंड एल्डिहाइड है तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। और इसमें क्या होगा, H- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओपन बट क्लोज लीव नहीं, क्योंकि इस बार लीविंग ग्रुप नहीं है। एल्डिहाइड में रिएक्शन ऐसे नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा RCH2O नेगेटिव। और ध्यान देना यहां तक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम कंप्लीट हो चुका है और अब काम किसका स्टार्ट होगा, वाटर का। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि ये जब भी कंपाउंड को रिड्यूस करेगा रिडक्शन का फंक्शन इसका अकेले का नहीं होगा, फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि हमें एक H+ भी तो चाहिए। तो वो H+ कहां से आएगा, वाटर से आएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस केस में वाटर के साथ में रिएक्शन, तो H+ एसिड बेस होकर यहां पर H+ ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा R-OH। और ऐसे ही यहां पर भी वाटर के साथ में रिएक्शन एसिड बेस, तो H+ ऐड होकर यहां पर भी क्या बन जाएगा, RCH2OH। इस तरह से एस्टर विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल व्हेन रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप सोचिए एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में RCO पार्ट तो सब में कॉमन होता है ना, केवल OR पार्ट ही तो वेरिएबल है ना, Z। आप सोचिए अगर मैं एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में बोल रहा हूं कि RCO पार्ट सब में कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है RCO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जब H नेगेटिव यहां पर ऐड होगा तो ये कॉमन पार्ट पहले कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। इस बेसिस पर हम बात करते हैं
कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल, बट देयर इज एन एक्सेप्शनल केस, इट इज अमाइड. अमाइड ऑन रिडक्शन गिव्स अमाइन. वो एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है. अदरवाइज इससे तो एकदम क्लियर है, क्योंकि आरसीओ पार्ट सभी एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में कॉमनली प्रेजेंट होता है, तो इससे तो फिर आपको अल्कोहल मिलना ही चाहिए सभी एसिड एसिड डेरिवेटिव्स में. लेकिन अमाइड में ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस आपको याद रखना है. ठीक है. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. और एक बात और ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट का जो रिडक्शन का फंक्शन होता है वो इनका अकेले का नहीं होता है, फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर. क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है उस पर H प्लस के फॉर्म में ऐड होगा, वो H प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो नहीं आएगा, वो आएगा वाटर से. ठीक है. तो जनरली ये कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन का, लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली आपको ये दिया हुआ नहीं होता है. क्वेश्चन में क्या करता है, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको लिखकर दे देता है, या सोडियम बोरोहाइड्रेट आपको लिखकर दे देता है. अब एक पॉइंट आता है कि सर केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखकर दिया, तो वहां से तो H माइनस आएगा, वो H माइनस A प्लस पर ऐड होगा तो ठीक है, लेकिन फिर B माइनस पर हम क्या ऐड करेंगे? क्योंकि जनरली क्वेश्चन में ये आपको वाटर लिखकर वो देता नहीं है. वाटर अगर आपको नहीं लिखकर दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये कंडीशन मानते हुए आंसर देना है, आपको वहां पर H ऐड करके ही आंसर देना है. क्लियर होगी बात ये? और अगर वाटर मेंशन कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन होता क्या, देखो जनरली वाटर मेंशन नहीं किया होता है. आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया होता है, या केवल सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया होता है. कोई बात नहीं, आप तो दोनों एटम्स पर एक एक H ऐड करो. अंडरस्टूड है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन में देयर इज रिएक्शन फॉलोड, द रिएक्शन इज फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर. वो अंडरस्टूड है. अगर मेंशन किया है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन होता क्या है, देखो जनरली ये मेंशन नहीं किया जाता है, और स्टूडेंट्स की हैबिट में, प्रैक्टिस में आ जाता है कि अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पाई बॉन्ड ब्रेक करो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, सोडियम बोरोहाइड्रेट पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो. वो ये भूल ही जाते हैं कि साथ में वाटर का भी फंक्शन आ रहा है वहां पर. और भूलने की वजह से कई बार जब क्वेश्चन में आपको वाटर मेंशन कर देते हैं तो आपको लगता है वाटर क्या करेगा. ध्यान देना, वाटर के साथ मिलकर के ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा कंपाउंड को. इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऑल इंडिया पीएमटी में. मैं आपको बताता हूं. देखो, कार्बोनिल कंपाउंड इज टू बी रिएक्टेड विद अमाइन. ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स कर चुके हैं रिएक्शन. ये देखो इसका शॉर्टकट है -H2, और इस -H2 के साथ में यहां पर कंपाउंड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N CH3. राइट. और अब आपको दिया है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय रिएक्शन विद वाटर. अब ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर के रिडक्शन करेंगे. स्टूडेंट्स को जनरली क्या लगता है, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पाई बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों पर हाइड्रोजन ऐड कर दो. अब आप क्या करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों पर आपने एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया और आपने ये प्रोडक्ट बना दिया. अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, ये काम तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने किया. अब स्टूडेंट्स को लगता है वाटर क्या करेगा. कुछ स्टूडेंट यहां पर परेशान कि वाटर इसके साथ कौन सी रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शन तो सर ने बताई नहीं. अब वाटर के साथ में रिएक्शन क्या करें. क्या आपको समझ में आ रहा है कि वाटर की रिएक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है. वाटर का काम तो हम कंप्लीट करवा चुके हैं इसमें. क्योंकि आप सोचिए यहां पर मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की EN ज्यादा है तो नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज है. राइट. तो ऐसे में आप सोचिए इसका जो H नेगेटिव होगा वो तो यहां पर आएगा, लेकिन इस N नेगेटिव पर जो H आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा इस वाटर से. तो वाटर से H प्लस यहां पर ऐड होकर के तो ये H आया है ना. तो दोनों ने मिलकर इस कंपाउंड को रिड्यूस किया और ये कंपाउंड बनेगा. दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड टू रिड्यूस द कंपाउंड. क्लियर बात ये. तो ये आप याद रखिएगा. दिस इज अबाउट रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और अदर कंपाउंड्स के रिडक्शन की टेबल भी मैंने आपको बता दी है. इनका फंक्शन मैंने आपको बताया. सोडियम प्लस इथेनॉल में तो आप याद रखिएगा, टेक इट एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. मैंने इस पर पॉइंट लिख भी दिया है. If sodium plus ethanol is used as a reducing agent, it gives product similar to lithium aluminum hydride. बस आप तो ये याद रखो कि सोडियम प्लस इथेनॉल अगर आपको दिया है तो इट विल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट सिमिलर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. आप तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मानते हुए प्रोडक्ट बनाओ, सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा. और ध्यान देना 2 पॉइंट्स और इसमें. रिडक्शन ऑफ ईस्टर, अगर आप ईस्टर का रिडक्शन करते हैं यूजिंग सोडियम प्लस इथेनॉल तो मैंने आपसे क्या कहा, प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बनना है, लेकिन सोडियम प्लस इथेनॉल के थ्रू अगर आप ईस्टर को रिड्यूस करते हैं तो इट विल बी अ नेम रिएक्शन
The reaction is known as Boole-Blanc reduction. The reaction is known as Boole-Blanc reduction. And reduction of cyanide using sodium plus ethanol is also a named reaction. अगर आप cyanide का reduction करते हैं using sodium plus ethanol, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सोडियम प्लस इथेनॉल में इट विल बी अ नेम रिएक्शन. द रिएक्शन इज नॉन एज मेंडियस रिडक्शन. इस केस में रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन. तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है जो हमने कंप्लीट कर लिया. ये रिएक्शन कंप्लीट. अब प्रिपरेशन मेथड में हमें नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करना है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड.